मानव शरीर में रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, जिसे अंग्रेजी में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कहते हैं। आज हमारे पास 15 पेजों का एक बहुत ही विस्तृत और बेहतरीन नोट्स का सेट है। और आज का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। आज का लक्ष्य शरीर की विभिन्न ग्रंथियों, जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं, उनके हार्मोन्स और उनके कार्यों को बिल्कुल उसी क्रम में लाइन दर लाइन गहराई से समझना है। मकसद ये है कि इस गहन अध्ययन के अंत तक इस विषय की पूरी मास्टरी हासिल हो जाए, बिल्कुल एक शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले सटीक संवाद की तरह। इस विषय की गहराई में जाना वाकई आवश्यक है। देखिए, मानव शरीर केवल बिजली की तरह काम करने वाली तंत्रिकाओं या नर्व से नहीं चलता। तंत्रिकाओं के अलावा रसायनों का एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली नेटवर्क होता है, सही कहा, जो हर एक अंग को नियंत्रित करता है। तो चलिए अपने नोट्स के पहले पन्ने से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले रासायनिक समन्वय की आवश्यकता को समझाया गया है। नोट्स की पहली लाइन में पढ़ता हूं। इसमें लिखा है कि तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम बिंदु दर बिंदु या पॉइंट टू पॉइंट और त्वरित समन्वय करता है, लेकिन ये अल्पकालिक यानी शॉर्ट लिव्ड होता है। इसलिए निरंतर नियमन के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स नलिका विहीन या डक्टलेस ग्रंथियां होती हैं। इस पहली पंक्ति का सीधा अर्थ ये है कि तंत्रिका तंत्र एक तार वाले टेलीफोन नेटवर्क की तरह काम करता है। वो तुरंत संदेश तो पहुंचाता है, लेकिन उसका असर बहुत कम समय के लिए रहता है। मतलब एक झटके की तरह। हाँ, शरीर की हर एक कोशिका तक तंत्रिकाओं का पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए शरीर की वृद्धि और विकास जैसे लंबे समय तक चलने वाले कार्यों के लिए एक वायरलेस सिस्टम की जरूरत होती है। ये हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जिसका मतलब है कि इनमें संदेश भेजने के लिए कोई नली या पाइप नहीं होता। तो फिर ये संदेश भेजती कैसे हैं? ये अपना रसायन सीधे रक्त में छोड़ देती हैं और रक्त पूरे शरीर में उस संदेश को पहुंचा देता है। इसी पन्ने पर हार्मोन की 2 परिभाषाएं भी दी गई हैं। पहले पुरानी परिभाषा दी गई है, जिसमें लिखा है रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक जाते हैं, और इसके ठीक बाद नई एनसीईआरटी परिभाषा लिखी है। हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक यानी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक यानी इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पुरानी और नई परिभाषा के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। जी। पुरानी परिभाषा बहुत सामान्य थी, लेकिन नई वैज्ञानिक परिभाषा स्पष्ट करती है कि अपोषक रसायन होने का मतलब है कि हार्मोन से शरीर को कोई पोषण, विटामिन या ऊर्जा नहीं मिलती। उनका काम सिर्फ संवाद कराना है। बिल्कुल, इनका एकमात्र काम 2 कोशिकाओं के बीच संवाद कराना है, और ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में यानी मिलीग्राम से भी कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक मानव शरीर का रेखा चित्र, जिसमें सिर से लेकर नीचे तक विभिन्न ग्रंथियों के स्थान स्पष्ट किए गए हैं। मस्तिष्क में ऊपर की तरफ पीनियल ग्रंथि और उसके ठीक नीचे पीयूष ग्रंथि है। गले में थायराइड ग्रंथि है, छाती में थाइमस है, पेट में किडनी के ठीक ऊपर एड्रीनल ग्रंथियां और बीच में अग्नाशय यानी पैंक्रियाज स्थित हैं। सबसे नीचे जनन ग्रंथियां या गोनैड्स हैं, जो पुरुष और महिला शरीर के अनुसार अलग अलग दर्शाई गई हैं। शरीर का ये पूरा नक्शा आगे के अध्ययन का एकदम सटीक आधार है। अब नोट्स के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है हाइपोथैलेमस, सर्वोच्च कमांडर। इसके स्थान के बारे में लिखा है, यह डायनसेफेलॉन का आधारीय भाग है। इसमें तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं यानी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, जिन्हें न्यूक्ली कहा जाता है। देखिए, मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से को डायनसेफेलॉन कहते हैं। हाइपोथैलेमस उसी डायनसेफेलॉन के आधार पर यानी बेस पर मौजूद होता है। इसमें जो विशेष तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो हार्मोन स्रावित करने का काम करती हैं, उन्हें ही न्यूक्ली कहा जाता है। और इसे सर्वोच्च कमांडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि को भी आदेश देता है। अच्छा, इसी भाग में आगे 2 प्रकार के हार्मोन का उल्लेख है। मैं लाइन पढ़ता हूं। पहला, मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन्स, जो पीयूष ग्रंथि से स्राव को प्रेरित करते हैं, उदाहरण के तौर पर GnRH। दूसरा, निरोधी हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो पीयूष ग्रंथि से स्राव को रोकते हैं, उदाहरण के तौर पर सोमैटोस्टैटिन। हाँ, ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित नियंत्रण प्रणाली है। हाइपोथैलेमस
कार के एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों की भूमिका निभाता है। मतलब जब बढ़ाना हो तो एक्सेलरेटर और रोकना हो तो ब्रेक। सही कहा। जब वो मोचक हार्मोन भेजता है तो नीचे पीयूष ग्रंथि अपना काम शुरू कर देती है, और जब निरोधी हार्मोन जैसे सोमैटोस्टैटिन आता है तो स्राव रुक जाता है। इसके बाद पीयूष ग्रंथि के नियमन की लाइन है। अग्रभाग का नियमन निवाहिका परिवहन तंत्र यानी पोर्टल सिस्टम द्वारा होता है, जबकि पश्चभाग का नियमन सीधे तंत्रिका नियमन यानी डायरेक्ट न्यूरल नियंत्रण द्वारा होता है। नियंत्रण के ये दोनों तरीके भी अलग है। अग्रभाग तक संदेश रक्त वाहिकाओं के एक विशेष जाल से पहुंचता है जिसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं, लेकिन पश्चभाग तो सीधे हाइपोथैलेमस की तंत्रिकाओं से ही भौतिक रूप से जुड़ा होता है। यह चित्र में दिखाया गया है हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि तक जाने वाली तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं का आरेख। इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कुछ तंत्रिकाएं सीधे नीचे पश्च पीयूष ग्रंथि तक आ रही हैं, जबकि अग्र पीयूष ग्रंथि के लिए रक्त वाहिकाओं का एक जाल यानी पोर्टल सिस्टम बना हुआ है। इस चित्र से ये संरचना और भी स्पष्ट हो जाती है कि कैसे दोनों हिस्से अलग अलग तरह से जुड़े हैं। नोट्स के तीसरे पन्ने का शीर्षक है पीयूष ग्रंथि की संरचना। इसके स्थान में लिखा है यह सेला टर्सिका अस्थिल गुहा में स्थित है। इसके विभाजन को दो भागों में बताया गया है। पहला एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसे अग्र पीयूष कहते हैं। इसमें पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया आते हैं। दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे पश्च पीयूष कहते हैं, और इसका नाम पार्स नर्वोसा है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो सेला टर्सिका खोपड़ी की हड्डी में बनी एक छोटी सी गुफा या गड्ढा है जहां ये महत्वपूर्ण ग्रंथि सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक नाम थोड़े जटिल लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत सीधा है। हाँ, आगे वाले बड़े हिस्से को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। बिल्कुल, जिसके दो उपभाग हैं। अंत में एक तथ्य दिया गया है कि मानव में पार्स इंटरमीडिया लगभग पार्स डिस्टाइलिस के साथ जुड़ा या मर्ज्ड होता है। हाँ, इंसानों में वो दूसरा उपभाग यानी पार्स इंटरमीडिया अलग से दिखाई नहीं देता। वो मुख्य अग्रभाग में ही पूरी तरह विलीन हो चुका होता है, और पीछे वाले हिस्से को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पीयूष ग्रंथि के दो अलग अलग रंग के हिस्सों की संरचना। ग्रंथि को एक डंठल से लटका हुआ दिखाया गया है। इसका बायां हिस्सा जो अग्रभाग है अलग रंग में है और दायां पश्च भाग अलग रंग में है। दोनों के बीच एक बहुत ही पतली रेखा है जो पार्स इंटरमीडिया को दर्शा रही है। यह विभाजन समझना जरूरी है क्योंकि दोनों भाग अलग अलग हार्मोन स्रावित करते हैं। बिल्कुल। इसी क्रम में हमारा चौथा पन्ना अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की सूची प्रस्तुत करता है। मैं नोट्स की लाइनों को एक एक करके पढ़ता हूं। पहला है GH या वृद्धि हार्मोन। इसके आगे लिखा है शरीर की वृद्धि। ये बहुत सीधा है। वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को बढ़ाने का काम करता है, जिससे इंसान की लंबाई और आकार बढ़ता है। नोट्स में दूसरा नाम है PRL या प्रोलैक्टिन। कार्य है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और दुग्ध निर्माण। प्रोलैक्टिन मुख्य रूप से माताओं में सक्रिय होता है, जहां यह स्तन ग्रंथियों का विकास करता है और शिशु के लिए दूध बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तीसरी लाइन में लिखा है TSH या थायराइड प्रेरक हार्मोन। कार्य है थायराइड हार्मोन का संश्लेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, TSH स्वयं कोई सीधा काम नहीं करता, बल्कि यह गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करता है कि वो अपना थायराइड हार्मोन बनाए। चौथी लाइन है ACTH। कार्य है एड्रीनल वल्कुट या कॉर्टेक्स को स्टेरॉयड हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करना। इसी तरह ACTH किडनी के ऊपर स्थित एड्रीनल ग्रंथि के बाहरी हिस्से, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, उस पर जाके काम करता है और उसे स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करने का आदेश देता है। पांचवी लाइन है LH और FSH, जिन्हें गोनैडोट्रोपिन्स कहते हैं। कार्य है जननांगों की क्रिया और युग्मक जनन। LH और FSH नर और मादा दोनों के प्रजनन अंगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जननांगों को सक्रिय करते हैं और शुक्राणु तथा अंडाणु, जिन्हें युग्मक कहते हैं, उनके निर्माण में सहायक होते हैं। और इस सूची के अंत में लिखा है पार्स इंटरमीडिया हार्मोन। इसका नाम है MSH या मिलेनोसाइट प्रेरक। कार्य है त्वचा की वर्णकता या पिगमेंटेशन का नियमन। MSH हमारी त्वचा की कोशिकाओं में मौजूद मेलानिन को नियंत्रित करता है, जिससे त्वचा का रंग या वर्णकता तय होती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है हड्डी, स्तन, गले की थायराइड ग्रंथि,
एड्रिनल ग्रंथि और जननांगों के छोटे-छोटे आइकॉन्स। हर आइकॉन के साथ एक तीर का निशान पीयूष ग्रंथि से उस अंग तक आ रहा है जो ये दर्शाता है कि कौन सा हार्मोन किस अंग पर जाकर कार्य कर रहा है। ये चित्र इस बात का बहुत ही सटीक प्रमाण है कि क्यों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब हम 5वें पन्ने पर आते हैं जहां पश्च पीयूष हार्मोन और प्रमुख विकारों का वर्णन है। पश्च पीयूष यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यह भाग हार्मोन का संश्लेषण नहीं करता, केवल हाइपोथैलेमस के हार्मोन का संग्रह और स्राव करता है। यह पंक्ति अक्सर प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं में भ्रमित करने के लिए पूछी जाती है। पश्च पीयूष ग्रंथि कोई निर्माण इकाई नहीं है, यह केवल एक स्टोरेज टैंक है। इसमें 2 हार्मोन दिए गए हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन, कार्य है प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन और दुग्ध स्राव, और दूसरा है वासोप्रेसिन या एडीएच, कार्य है वृक्क या किडनी से जल और आयनों का पुनरावशोषण। ये दोनों हार्मोन असल में ऊपर हाइपोथैलेमस में बनते हैं और यहाँ आकर जमा हो जाते हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को तीव्रता से सिकोड़ता है। वहीं वासोप्रेसिन का कार्य किडनी को यह निर्देश देना है कि शरीर का अतिरिक्त जल मूत्र के रूप में बाहर न जाने पाए, बल्कि उसे पुनः सोख लिया जाए। इसी पन्ने पर प्रमुख विकार या बीमारियां दी गई हैं। नोट्स में पहला है अतिकायता या गिगैंटिज्म, कारण है बच्चों में जीएच का अतिस्राव। दूसरा है वामनता या ड्वार्फिज्म, कारण है जीएच का अल्पस्राव। हार्मोन की मात्रा अगर सूक्ष्म से जरा भी ऊपर नीचे हो जाए तो ये विकार उत्पन्न होते हैं। बचपन में वृद्धि हार्मोन अत्यधिक बन जाए तो शरीर असामान्य रूप से लंबा हो जाता है, जिसे अतिकायता कहते हैं। कमी रह जाए तो वामनता यानी बौनापन आ जाता है। तीसरा विकार है एक्रोमेगेली। इसमें वयस्कों में जीएच का अतिस्राव होता है, जिससे चेहरा विद्रूप या डिसफिगर्ड हो जाता है। एक्रोमेगेली तब होता है जब एक व्यक्ति वयस्क हो चुका हो, उसकी लंबाई बढ़ना रुक गई हो, लेकिन फिर अचानक वृद्धि हार्मोन बढ़ने लगे। ऐसे में हड्डियां लंपी नहीं हो सकती, वे चौड़ी होने लगती हैं, जिससे चेहरे और अंगों का आकार बिगड़ जाता है। और चौथा विकार है डायबिटीज इंसिपिडिस। यह एडीएच की कमी से होता है, जिससे अत्यधिक प्यास और जल का ह्रास होता है। ये आम मधुमेह नहीं है। इसमें केवल शरीर पानी को रोक नहीं पाता, इसलिए बहुत प्यास लगती है और निर्जलीकरण होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक अति विशाल व्यक्ति जो अतिकायता का उदाहरण है। उसके बगल में एक बहुत ही छोटे कद का बौना व्यक्ति है जो वामनता को दर्शा रहा है, और उन दोनों के बीच एक सामान्य कद का मानव खड़ा है, जिससे तीनों की लंबाई की स्पष्ट तुलना हो रही है। इस तुलनात्मक चित्र से इन विकारों का प्रभाव तुरंत समझ आ जाता है। 6 पन्ने पर पीनियल और थाइमस ग्रंथियों के बारे में विस्तार से लिखा है। पीनियल ग्रंथि के लिए नोट्स कहते हैं, स्थान अग्र मस्तिष्क का पृष्ठभाग, हार्मोन है मेलेटोनिन, और कार्य है 24 घंटे की लय या डायोर्नल रिदम का नियमन, सोने जगने का चक्र और शरीर का ताप। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की प्राकृतिक घड़ी है। इसी मेलेटोनिन रसायन के कारण ही रात होने पर नींद का एहसास होता है और सुबह आंख खुलती है। दूसरी ओर थाइमस ग्रंथि के लिए लिखा है, स्थान उरोस्थी या स्टनम के पीछे, हार्मोन है थाइमोसिन, कार्य है टी लिम्फोसाइट्स का विभेदीकरण जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा देता है। यहाँ एक विशिष्ट पंक्ति यह भी है कि बढ़ती उम्र के साथ ये ग्रंथि सिकुड़ती है, जिससे वृद्धों में प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली का एक तरह से प्रशिक्षण केंद्र है। जो टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बीमारियों से लड़ती हैं, वे यहीं आकर परिपक्व होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ जब ये ग्रंथि सिकुड़ने लगती है तो नई रक्षक कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है। यही कारण है कि वृद्धावस्था में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है मस्तिष्क के आंतरिक भाग का दृश्य, जहाँ पीनियल ग्रंथि की सटीक स्थिति एक छोटे बिंदु से अंकित है, और दूसरे चित्र में सीने के बीच की हड्डी उरोस्थी के ठीक पीछे और हृदय के ऊपर थाइमस ग्रंथि की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ग्रंथियों की शारीरिक स्थिति उनके कार्यों को समझने में बहुत मददगार होती है। नोट्स के 7वें पन्ने पर थायराइड ग्रंथि की चर्चा है, जिसे चयापचय का केंद्र कहा गया है। संरचना में लिखा है, श्वास नली के दोनों ओर 2 पालियां होती हैं जो इस्थमस से जुड़ी हैं। गले में स्थित ये ग्रंथि
शरीर के ऊर्जा कारखाने का मुख्य नियंत्रक है। हार्मोन की लाइन कहती है T4 और T3 जिनके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, और TCT या थायरोकैल्सिटोनिन जो रक्त में कैल्शियम कम करता है। इसके कार्य हैं BMR का नियंत्रण, RBC निर्माण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय। ये जो BMR या आधारीय उपापचय दर है, ये तय करती है कि भोजन कितनी गति से पचेगा और उससे कितनी ऊर्जा बनेगी। इस प्रक्रिया को चलाने वाले T3 और T4 हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन एक कच्चा माल है। TCT का कार्य शरीर के रक्त में कैल्शियम की मात्रा को एक सीमा से ऊपर जाने से रोकना है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है गले की श्वासनली का दृश्य, जिस पर तितली के आकार की थायराइड ग्रंथि दोनों तरफ चिपकी हुई है। ग्रंथि के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले बीच के छोटे से पुल जैसे भाग को स्पष्ट रूप से इस्थमस के रूप में लेबल किया गया है। ये तितली जैसा आकार बहुत ही विशिष्ट और आसानी से पहचाने जाने वाला होता है। 8वें पन्ने पर थायराइड विकारों को सूचीबद्ध किया गया है। अवथायराइडता या हाइपोथायराइडिज्म के बारे में लिखा है। यह आयोडीन की कमी से होता है। इसके प्रभाव हैं गलगंड या गोइटर, जिसमें ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। गर्भावस्था में कमी से क्रिटेनिज्म होता है, जिससे बच्चे की वृद्धि कुंठित होती है, मूक बधिरता और मंद बुद्धि की समस्या आती है। इसके अलावा वयस्क महिलाओं में मासिक चक्र अनियमित हो जाता है। इन विकारों को बारीकी से समझना होगा। जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो ग्रंथि ज्यादा हार्मोन बनाने के प्रयास में अपना आकार बढ़ा लेती है, जो गले में सूजन के रूप में गलगंड कहलाता है। क्रिटेनिज्म अत्यंत गंभीर स्थिति है, जहां एक अजन्मे बच्चे का पूरा तंत्रिका तंत्र और शारीरिक विकास आयोडीन की कमी से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। दूसरा विकार है थायराइड अतिक्रियता या हाइपरथायराइडिज्म। इसके बारे में लिखा है, इसमें एक्सोफ्थैल्मिक गलगंड या ग्रेव्स रोग होता है। इसमें नेत्र गुल्कों का बाहर आना, BMR में वृद्धि और वजन घटना देखा जाता है। इसके विपरीत ग्रेव्स रोग में थायराइड ग्रंथि अनियंत्रित रूप से बहुत अधिक काम करने लगती है। शरीर की मशीन इतनी तेज चलने लगती है कि तेजी से वजन गिरता है और आंखों के पीछे वसा जमा होने से आंखें बाहर की ओर उभर आती हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है गले में गलगंड की भारी सूजन वाला एक स्पष्ट दृश्य, और उसके ठीक बगल में ग्रेव्स रोग का प्रभाव दर्शाया गया है, जहां चेहरे की आंखें बाहर की ओर बहुत अधिक निकली हुई दिखाई दे रही हैं। यह चित्र स्पष्ट करता है कि अतिस्राव और अल्पस्राव दोनों के शारीरिक लक्षण कितने स्पष्ट होते हैं। हमारा 9वां पन्ना पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में है। स्थान की पंक्ति कहती है थायराइड की पश्च सतह पर 4 ग्रंथियां। हार्मोन है PTH। इसके कार्य में नोट्स स्पष्ट करते हैं ये हाइपर कैल्सिमिक यानी रक्त में कैल्शियम आयन बढ़ाता है। ये अस्थियों का विघटन करता है और वृक्क तथा पाचित भोजन से कैल्शियम का पुनरावशोषण करता है। अभी हमने थायराइड के TCT हार्मोन के बारे में पढ़ा था, जो कैल्शियम को कम करता है। ये PTH उसका ठीक विपरीत कार्य करता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब खून में कैल्शियम कम होता है तो PTH हड्डियों से कैल्शियम को निकालकर खून में डाल देता है और साथ ही किडनी और आंतों को निर्देश देता है कि वे जितना हो सके कैल्शियम को बचाएं। यह चित्र में दिखाया गया है थायराइड ग्रंथि का पिछला हिस्सा, जिस पर 4 छोटे लाल बिंदुओं के रूप में पैराथायराइड ग्रंथियों को दर्शाया गया है। उसी चित्र के नीचे एक तराजू बना है जो यह स्पष्ट कर रहा है कि कैसे तराजू के एक पल्ले पर TCT कैल्शियम घटाता है और दूसरे पल्ले पर PTH कैल्शियम बढ़ाता है। शरीर में इसी तराजू के माध्यम से एक संतुलन बना रहता है। 10वें पन्ने पर अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड की शुरुआत होती है। इसके स्थान के लिए लिखा है प्रत्येक वृक्क या किडनी के अग्रभाग में। इस ग्रंथि के 2 हिस्से हैं। यहाँ पहले हिस्से मध्यांश या मेड्यूला का विवरण है जी। हार्मोन है एड्रिलिन और नॉरएड्रिलिन, जिन्हें कैटेकोलामीन्स कहते हैं। कार्य हैं संकटकालीन या युद्ध हार्मोन यानी फ्लाइट और फाइट, सतर्कता, पसीना, रोंगटे खड़े होना, हृदय स्पंदन तथा श्वसन दर बढ़ाना और ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना। यह हिस्सा शरीर का आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है। कल्पना करें कि किसी इंसान के सामने अचानक कोई बड़ा खतरा आ जाए। उस समय सोचने का समय नहीं होता। एड्रिलिन और नॉरएड्रिलिन तुरंत रक्त में मिल जाते हैं और शरीर को या तो लड़ने के लिए या वहां से तेजी से भागने के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए हृदय और सांसें
तेजी से चलने लगती हैं। बिल्कुल, मांसपेशियों को तत्काल भरपूर ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है किडनी के ठीक ऊपर टोपी के आकार की ग्रंथि। उस ग्रंथि का एक कटा हुआ हिस्सा भी है जिसमें उसके आंतरिक भाग यानी मध्यांश और बाहरी परत यानी वल्कुट को स्पष्ट रूप से अलग-अलग रंगों में दिखाया गया है। इसी संरचनात्मक विभाजन के कारण इनके कार्य भी बिल्कुल अलग होते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 11वें पन्ने पर एड्रिनल ग्रंथि के दूसरे भाग वल्कुट या कॉर्टेक्स की जानकारी है। इसे 3 परतों में बांटा गया है: ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलाटा, रेटिकुलरिस। यहाँ के हार्मोन की सूची में पढ़ता हूँ। पहला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें मुख्य कॉर्टिसोल है, जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। ये वल्कुट वाला हिस्सा जीवन रक्षक है। कॉर्टिसोल शरीर का मुख्य तनाव निवारक हार्मोन है, जो सूजन को रोकता है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें मुख्य एल्डोस्टेरॉन है, जो जल और विद्युत अपघट्य संतुलन और रक्तदाब को देखता है। तीसरा है लिंग कॉर्टिकॉइड्स, जो रोमों की वृद्धि करते हैं। एल्डोस्टेरॉन ये सुनिश्चित करता है कि शरीर में नमक और पानी का स्तर सही रहे, जिससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। नीचे एक विकार दिया है, एडिसन रोग, वल्कुट हार्मोन की कमी से थकान और कमजोरी। जब ये पूरा वल्कुट हिस्सा काम करना बंद कर दे या हार्मोन कम बनाए, तो शरीर में नमक और शर्करा की भारी कमी हो जाती है। व्यक्ति अत्यधिक थकान महसूस करता है। इसी अवस्था को चिकित्सा विज्ञान में एडिसन रोग कहा जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एड्रिनल ग्रंथि की बाहरी परत का सूक्ष्मदर्शी से लिया गया एक दृश्य। इसमें बाहर से अंदर की ओर 3 अलग-अलग परतें, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलाटा और रेटिकुलरिस, बिल्कुल शिक्षक के बोर्ड डायग्राम की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। कोशिकाओं की ये अलग-अलग बनावट ही 3 अलग-अलग प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण संभव बनाती है। अब हम 12वें पन्ने पर आ गए हैं, जहां अग्नाशय या पैंक्रियाज को समझाया गया है। पहली ही लाइन में इसे मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। संरचना में लिखा है, लैंगरहैंस द्वीप, जो पूरे अग्नाशय का 1 से 2% भाग है। इसमें अल्फा कोशिकाएं हैं जो ग्लूकागॉन बनाती हैं। ये हाइपरग्लाइसीमिक है, रक्त शर्करा बढ़ाता है और ग्लाइकोजन का विघटन करता है। मिश्रित ग्रंथि का अर्थ है कि ये पाचन रस भी स्रावित करती है और हार्मोन भी। जो हार्मोन बनाने वाला छोटा सा हिस्सा है, उसे लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। ये शरीर के ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का एक बहुत ही सटीक स्वचालित सिस्टम है। जब रक्त में शर्करा कम होती है, तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन निकालकर संचित ऊर्जा को शर्करा में बदल देती हैं। आगे लिखा है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। ये हाइपोग्लाइसेमिक है, रक्त शर्करा घटाता है और ग्लूकोज का ग्रहण करता है। इसके विपरीत जब रक्त में शर्करा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकालकर उसे कम करती हैं। इसके विकार के रूप में मधुमेह या डायबिटिस मेलिटस लिखा है। दीर्घकालिक अतिरक्त शर्करा, मूत्र में शर्करा और कीटोन बॉडीज का निकलना। जब किसी कारण से इंसुलिन नहीं बनता या काम नहीं करता, तो रक्त में शर्करा का स्तर लगातार ऊंचा रहता है। इसी दीर्घकालिक स्थिति को मधुमेह कहते हैं, जहां अतिरिक्त शर्करा मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकलने लगती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है अग्नाशय की पूरी संरचना का एक विस्तृत दृश्य, और उसी के एक छोटे से हिस्से को जूम करके लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं को गोल घेरे में दिखाया गया है, जहाँ अल्फा और बीटा कोशिकाओं का जमाव स्पष्ट देखा जा सकता है। यही छोटी सी संरचना करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण करती है। 13वें पन्ने पर जनन ग्रंथियों या गोनाड्स के बारे में जानकारी है। इसमें पुरुष और महिला शरीर के अनुसार वर्गीकरण है। नोट्स कहते हैं, पुरुष में वृषण या टेस्टीज। इसमें लेडिक कोशिकाएं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। कार्य है पेशीय वृद्धि, भारी आवाज, शुक्राणु निर्माण और लैंगिक व्यवहार। इंसानों के शरीर में पुरुष और महिला के बीच जो शारीरिक बनावट और आवाज का अंतर होता है, वो इन्हीं हार्मोन्स के कारण होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों के विकास और शुक्राणु निर्माण की पूरी प्रक्रिया का आधार है। आगे लिखा है, महिला में अंडाशय या ओवरी, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन बनाती हैं। एस्ट्रोजन का कार्य पुटिकाओं की वृद्धि, द्वितीयक लक्षण और उच्च आवाज है। प्रोजेस्ट्रॉन का कार्य गर्भावस्था की तैयारी और दुग्ध ग्रंथियों के कुपिकाओं का निर्माण है। महिलाओं में
एस्ट्रोजन शारीरिक विकास और अंडे के निर्माण को संचालित करता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत ही विशिष्ट हार्मोन है जिसका मुख्य काम महिला शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करना और शिशु के जन्म के बाद पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियों को विकसित करना है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तरफ वृषण की आंतरिक संरचना और दूसरी तरफ अंडाशय का रेखा चित्र, जिसमें अंडाशय के भीतर पुटिकाओं या फॉलिकल्स का विकास चरण दर चरण बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया है। जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से ये संरचनाएं जीवन की निरंतरता का मूल है। 14वां पन्ना ये बढ़ाता है कि केवल मुख्य ग्रंथियां ही नहीं बल्कि अन्य अंग भी हार्मोन बनाते हैं। शीर्षक है अन्य अंगों के हार्मोन। इसमें लिखा है हृदय से ANF या एट्रियल नाइट्रियोरेटिक कारक निकलता है जो रक्तदाब कम करता है। इसे वाहिका विस्फोरण कहते हैं। यह तथ्य अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है कि हृदय, किडनी और पाचन तंत्र भी रासायनिक संदेशवाहक पैदा करते हैं। जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप खतरनाक रूप से बढ़ जाता है तो हृदय स्वयं ANF रसायन छोड़कर रक्तवाहिकाओं को चौड़ा कर देता है, जिससे दबाव कम हो जाता है। वृक्क के लिए लिखा है एरिथ्रोपोइटीन जो RBC निर्माण करता है। किडनी जब ऑक्सीजन की कमी महसूस करती है तो वह अस्थि मज्जा को अधिक लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC बनाने का आदेश देती है। जठरांत्रिय मार्ग के लिए लिखा है गैस्ट्रिन जो HCl और पेप्सिनोजेन का स्राव करता है, सेक्रीटीन जो जल और बाइकार्बोनेट निकालता है, CCK जो अग्नाशय और पित्तरस स्रावित कराता है और GIP जो जठर स्राव को रोकता है। हमारा पूरा पाचन तंत्र तो एक पूरी तरह से स्वचालित रासायनिक प्रयोगशाला है जहां ये सारे रसायन तय करते हैं कि भोजन पचते समय कौन सा रस कब और कितनी मात्रा में निकलना है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है हृदय, वृक्क और पूरे पाचन तंत्र के अलग अलग चित्र जो यह दर्शाते हैं कि ये मुख्य अंग भी एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा हैं। शरीर का हर अंग दूसरे अंग से लगातार बात कर रहा है। अब हम अपने विस्तृत नोट्स के अंतिम यानी 15वें पन्ने पर पहुंच गए हैं। इसका शीर्षक है हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें नोट स्पष्ट करते हैं कि ये रसायन कोशिका स्तर पर कैसे काम करते हैं। इसके 2 प्रकार दिए गए हैं। टाइप 1 है झिल्ली योजित ग्राही या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ये प्रोटीन हार्मोन होते हैं जैसे इंसुलिन। ये कोशिका में प्रवेश नहीं करते। ये द्वितीयक संदेशवाहक जैसे CMP और कैल्शियम आयन उत्पन्न करते हैं। यह त्वरित कार्य है। इस पूरी तकनीकी भाषा को एक सरल उदाहरण से समझाया जा सकता है। एक कोशिका को एक घर मान लीजिए। टाइप 1 वाले प्रोटीन हार्मोन उस घर के अंदर नहीं जा सकते। वे केवल दरवाजे के बाहर लगी घंटी, जिसे रिसेप्टर कहते हैं, उसे बजाते हैं। अंदर जो व्यक्ति है यानी द्वितीयक संदेशवाहक, वो उस घंटी की आवाज सुनकर घर के अंदर का सारा काम तुरंत कर देता है। इसलिए ये काम तेजी से होता है। दूसरा है टाइप 2 अंतरकोशिकीय ग्राही या इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। ये स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन होते हैं। ये सीधे जीनोम या DNA के साथ क्रिया करके जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं। ये धीमा लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव है। दूसरी ओर टाइप 2 वाले स्टेरॉयड हार्मोन आकार और प्रकृति में ऐसे होते हैं कि उन्हें दरवाजे पर रुकने की जरूरत नहीं होती। वे सीधे कोशिका झिल्ली को पार करके घर के बिल्कुल अंदर केंद्रक में बैठे मालिक यानी DNA के पास पहुंच जाते हैं। वे सीधे DNA को निर्देश देते हैं कि नया प्रोटीन बनाओ। इस पूरी प्रक्रिया में समय अधिक लगता है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर पर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही विस्तृत डायग्राम। इसके एक हिस्से में सेल मेम्ब्रेन के बाहर काम करने वाले प्रोटीन हार्मोन की कार्यप्रणाली दिखाई गई है, जहां हार्मोन केवल बाहरी सतह से जुड़ रहा है। चित्र के दूसरे हिस्से में सीधे सेल के अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस में प्रवेश करने वाले स्टेरॉयड हार्मोन की कार्यप्रणाली को तीर के निशानों से स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इस तरह शरीर का हर एक हार्मोन अपने अपने तय रास्ते से ही कोशिका को नियंत्रित करता है। और इसी के साथ हमारे नोट्स के 15वें पन्ने का विवरण भी पूरा होता है। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।
अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।